नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है यूएसए में, ये है रिपब्लिकन पार्टी, और इसके नेता रिसेंटली भारत से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स दे रहे हैं। और इस पे आपने देखा होगा कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस कांग्रेसमैन कांग्रेसमैन मतलब कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है यूएसए में, वहाँ के मेंबर्स को कहा जाता है कांग्रेसमैन। तो जो ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है इन द यूएस कांग्रेस, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जाती है, मगर भारत से भी इन्वेस्टमेंट फिर लौट कर यूएसए में आती है। जबकि पाकिस्तान में कोई बड़ी अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही, ना पाकिस्तान से कोई निवेश यूएस में आता है। जो ये क्लिप है, ये वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Sure, but we'll get through this. Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment. And to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. ना ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यूएस के पार्लियामेंटेरियंस ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के साथ जो रिलेशंस हैं हमारे, उसमें ये एस्पेक्ट काफ़ी बार इग्नोर कर दिया जाता है कि भारतीय कंपनियों ने 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का निवेश कर रखा है आज के समय यूएसए में। जी हाँ, 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे कई मिनिस्टर्स भी इतना मेंशन करते नहीं है, हमारी सरकार भी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती है। जबकि आप अगर डेटा देखिए, अगेन ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल करेंगे आप, आपको पता लग जाएगा। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, जो ये 40 बिलियन डॉलर की भारत की इन्वेस्टमेंट है इनटू द यूएस, इसमें से आधी जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ दो सेक्टर में है। वो दो सेक्टर आप समझ सकते हैं कौन से हैं, एक आईटी और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स। और जो ये निवेश इंडियन कंपनीज कर रही है इन यूएस, इससे यूएसए में लाखों नौकरियां भी बनी हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय 163 इंडियन कंपनीज हैव क्रिएटेड मोर देन 4,25,000 जॉब्स इन द यूएस टिल नाउ। और ये नंबर देखिए लगातार बढ़ता जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर आने वाले कुछ सालों में यूएसए में करीब 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख नौकरियां इंडियन कंपनी सपोर्ट कर रही होंगी। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड बढ़ रहा है, अगेन इसमें मैं कहूँगा एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, ट्रंप के टैरिफ्स या फिर ट्रंप की अजीबोगरीब पॉलिसीज। नहीं तो वैसे नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से इंडिया यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे थे। यूएस की कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, इंडियन कंपनीज भी यूएस में निवेश कर रही हैं। ये चीज़ यूएसए को पाकिस्तान के केस में नहीं मिलती ना। पाकिस्तान सिंस ये 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो यूएस की इकोनॉमी में नहीं कर पाएगा। इन्होंने इसका तोड़ ये निकाला है कि डायरेक्टली खुश करो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली। आज एक बड़ी न्यूज आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ने 1 बिलियन डॉलर के स्टेबल कॉइन की डील साइन कर दी है एक ऐसी कंपनी के साथ जो जुड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के साथ। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, ये करप्शन टाइप का ही लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछते हैं कि ये आपकी कंपनियां इतनी सारी डील साइन कर रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है दुनिया भर से, वो जवाब में ये बोल देते हैं कि वो तो मेरे बेटे संभाल रहे हैं ना कंपनियां, मैं नहीं संभाल रहा। बट ईदर वे मुझे लगता है कि हमने ना ये चीज़ भी इतनी हाईलाइट करी नहीं है। चाहे भारत इस चीज़ को इतना हाईलाइट ना भी करे, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में यूएस पार्लियामेंट में ये इशू एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रंप को जो फ़ायदा पहुंचा रही है, क्या ये अलाउड होना चाहिए? क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा देश यूएस इकोनॉमी में जितना पैसा डाल रहा है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस उसकी बढ़नी चाहिए। जबकि आज के समय यूएस ने भारत पर 50% टैरिफ इंपोज करके रखे हैं। पाकिस्तान पे आप अगर देखें टैरिफ्स तो 20% से भी कम है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो ये कांग्रेसमैन थे मैकॉर्मिक, इन्होंने रिसेंटली ये बात भी कही कि बिल्कुल यूएस में गुस्सा है इस बात को लेकर कि इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, मगर हम एट सम पॉइंट समझते भी हैं कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें अपने कंट्री के इंटरेस्ट देखने हैं। बट एज अमेरिकन्स वी हेट द फैक्ट कि इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। Thing that we're facing down. Realize that Prime Minister Modi is extremely nationalistic in a good way. I mean, he's looking after his country just like we look after our country. He wants to bring productivity and expansion and technologies to his country. He wants the military to be built up inside of his country.
Matter of fact, there's several laws that kind of inhibit our collaborating that are troublesome to the advancement of their military as well as our collaboration. But I understand why he's doing it. If you understand his motivations, if you understand some of the things that frustrate us when they buy cheap Russian oil, it basically funds a war in Ukraine. We hate that. But he's doing it for the best interest of his country so he can expand his economy with cheap energy. So there's a lot of economical reasons that he's going to do what he's going to do. But in the end, I think he understands how important we are because we are like-minded. नाउ इसके रिस्पॉन्स में एक बार को आप लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वी हेट द फैक्ट कि यूएस की वजह से भारत की जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार में ये डूब रही है। वेल, इसके बारे में वैसे मैं एक क्लैरिटी ये दे दूं, रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि जो अब यूएसए ने एक नई शर्त रख दी है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेंगे उन पर 25% टैरिफ ये और लगा देंगे। तो उससे लोगों ने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी कि भारत के टैरिफ फिर 75% हो जाएंगे। वेल, देखिए, पहली बात तो भारत और ईरान का ट्रेड मिनिस्क्यूल है। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसका आप कह सकते हैं 0.15% के आसपास है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि चाबहार पोर्ट के सैंक्शंस को लेकर यूएसए ने एक वेवर दे रखा है भारत को, जो अप्रैल 26, 2026 तक चलेगा। और भारत सरकार ने रिसेंटली ये बात इन्फॉर्म करी है कि यूएस के साथ ये बात भी चल रही है कि इस वेवर को एक्सटेंड कर दिया जाए। देखिए, कल को ईरान में कुछ भी हो, ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी ये पावर में रहे, या फिर शाह ऑफ ईरान के जो डिसेंडेंट हैं ये वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ये सत्ता संभाल लेते हैं। ईदर वे भारत की जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार में मुझे लगता नहीं है कि डूबने वाली है। ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिया एंड यूएस के चाबहार को लेकर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है इसे नुकसान नहीं होना चाहिए। और पिछले कई हफ्तों में मैंने अमेरिका के जो टॉप थिंक टैंक्स हैं इनकी रिपोर्ट्स पढ़ी है, जो यहाँ पर डेटा ये रिलीज़ करते हैं एनुअली, ये देखा है हर जगह सेम स्टोरी देखने को मिलती है। यूएसए में एक जेन्युइन मैं कहूँगा फीलिंग है कि भारत के साथ जो रिलेशन है यूएसए का, इसको सैल्वेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क लूजिंग ए ग्लोबल स्विंग स्टेट, ये भारत को काफ़ी बार यूएस में बोला जाता है। स्विंग स्टेट क्या होती है? भारत में काफ़ी बार आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो पता होता है काफ़ी बार कि ये जो स्टेट है यहाँ पे तो लग रहा है कि ये लोग इस पार्टी को वोट करेंगे, इस स्टेट के लोग इस पार्टी को वोट करेंगे। मगर कुछ स्टेट्स होती है जहाँ पे पता नहीं होता, वो कहीं भी झूल जाए। वो स्टेट जहाँ पर झूल जाती है पूरा इलेक्शन वही पार्टी ले जाती है। अब इंडिया को आज के समय ना ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक स्विंग स्टेट माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपने जो पत्ते हैं खोले नहीं हैं। हम लोगों ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम कंप्लीटली ब्रिक्स के साथ है, ब्रिक्स करेंसी जो फ्यूचर में जब भी आएगी उसका सपोर्ट करेंगे, हम रशिया के साथ अलाइंड है ना। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम क्वाड को एक मिलिट्री ग्रुप बना देंगे या फिर हम यूएस के एलाई हैं वगैरह, नथिंग। इंडिया एक ट्रू सेंस में एक स्विंग स्टेट है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में डिसाइड करेगी कि इन दी एंड ज़्यादा डोमिनेंट पावर किसके पास होने वाली है, यूएस के पास या फिर चाइना लेड ग्रुप के पास। इंडिया क्या खुद किंग बन सकता है? नहीं, वो गाड़ी निकल गई। ये बात आपने कई इन्वेस्टर्स और कई जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुंह से सुनी होगी। चाइना आज के समय $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन के आसपास रह गए हैं। ओवरऑल चाइना बहुत आगे निकल गया है। इंडिया कैन नॉट बिकम द किंग बट इंडिया कैन बी द किंग मेकर। हम लोग एक ह्यूज ग्लोबल पावर तो नहीं बन पाए अनफॉर्चुनेटली, कहीं ना कहीं आप कह लीजिए उसमें हमारी गलती है। बट अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में जो किया है ये देखकर अमेरिकन्स भी काफ़ी हद तक चिंतित हैं कि इससे इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म हमारे रिलेशंस खराब ना हो। यहाँ पे आप देख पाओगे डाउनवर्ड स्पायरल। इंडियन पॉलिसी मेकर्स वर इनिशियली एक्साइटेड अबाउट ट्रम्प्स सेकेंड टर्म। ना सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, भारत में बहुत सारे जो लोग थे वो भी एक्साइटेड थे, क्योंकि ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म थी ये बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया थी। सब लोग मानकर चल रहे थे कि ट्रम्प की सेकेंड टर्म भी ऐसी होगी। मगर the president prioritized building relations with the world's most popular democracy during his first 4 years, and then he seemed to appreciate India's rise. His administration elevated defense ties. मगर जो सेकेंड यहाँ पे टर्म हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी ठंडे हो गए हैं और ट्रंप साफ साफ लग रहा है
कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा एक फ्रेंडली अप्रोच रख रहे हैं कंपेयर टू इंडिया। बट तब भी ये देखकर मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट्स हमारी यहाँ पे आ रही है भारत से। जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ज़रा भारत परचेज कर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर ज़रा बड़ा भारत है। सो अगेन आई थिंक आने वाले टाइम में ट्रंप को काफ़ी सारी चीज़ों के जवाब देने होंगे और कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट इनसे यही पूछेगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपके बिजनेसेस में, स्पेशली जो आपका क्रिप्टो बिजनेस है, उसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। इस टॉपिक से रिलेटेड और अपडेट्स आएंगी इन द फ्यूचर, तो मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट, क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करें। इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI, डेटा साइंस के बारे में मत सुनो। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।